नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ज्ञान बिंदु द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन किया जाएगा, तो आप इसे पूरा जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीवादी योजना का विचार श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। गांधीवादी योजना क्या था, तो गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेशन करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और भी कई योजना है जिससे पूछा जाता है। सर्वोदय योजना, तो सर्वोदय योजना को प्रस्तुत कौन किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। कब, 1950 में। जन योजना किसने प्रस्तुत किया था, तो एम.एन. रॉय ने 1945 ईस्वी में। और कई बार पूछा जाता है कांग्रेस योजना, तो वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, और इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं को अध्ययन किया। बॉम्बे प्लान भी पूछा जाता है, तो 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार थे सर अर्देशीर दलाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। चींटी, एटलिंग, हिरन। तो जो चींटी का होता है बच्चे को क्या कहते हैं, चींटी के बच्चे को एटलिंग कहते हैं। उसी प्रकार हिरन के बच्चों को क्या कहते हैं, मृगछौना कहते हैं, मृगछौना। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। x बटा y के मान की ऊपरी सीमा क्या है, तो x बराबर यहाँ पर क्या है 6.2 और y बराबर है 1.3। x बटा y हो जाएगा 6.2 बटा 1.3। जब इसे मान निकालेंगे तो 4.769 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही दशमलव तक के ऊपरी मान लिखना है, एक और तक 4.7 और 6 के साथ कर सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा ये डिजिट हो तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो 4.77 आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रमेय संख्या नहीं है। बताना है इसमें से प्रमेय संख्या कौन नहीं है। अगर इससे हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 = 4 हो जाएगा। इसे अगर हम तोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 हो जाएगा। इसे करते हैं तो 5 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 = 2 आ रहा है। लेकिन जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा क्या, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ 2 5 है। तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा 4 का, और एक हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो ये है ऑप्शन सी, जो कि क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समानता का अधिकार ये सभी मौलिक अधिकार है। काम पाने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। नेक्स्ट है, दिए गए आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चयन कीजिए जब दर्पण को AB पे रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, ये इमेज बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए जाता है। और अगर विस्कोमीटर की बात करें तो यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में काम आता है। और बैरोमीटर क्या करता है, वायुदाब मापने में। स्टैलेग्मोमीटर की बात करते हैं तो एक कांच का उपकरण है जो किसी तरल पदार्थ की सतह के तनाव को मापता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशीय सादृश्य है। रमन प्रभाव के प्रकाशीय सादृश्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव रमन प्रकीर्णन अणुओं से अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है। फोटोन अणु के साथ संपर्क करता है और अणुओं के कंपन घूर्णी ऊर्जा को बदलता है। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं।
कॉम्पटन प्रकीर्णन एक मुक्त आवेशित कण से फोटॉन का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है, यानी दोनों सादृश्य है प्रकाश का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो चावल, अनाज, मसूर। तो जिस प्रकार चावल अनाज है उसी प्रकार मसूर क्या है, तो वो हो जाएगा ए दलहन है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए शुक्र। शुक्र सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र कक्षा में परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड जो होते हैं उसे ग्रह कहते हैं। और ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, यह सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश लेता है। अगर हम सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रहों को करेंगे तो सबसे पहले आएगा क्या, तो वो होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होगा। और सबसे नज़दीक जो पृथ्वी से है वह क्या है, शुक्र है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती है जो संख्याओं की जोड़ी द्वारा साझा की गई है। तो आइए देखते हैं 12 और 64 को किस तरह लिखा गया है। तो 12 गुना 6 माइनस 8 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 72 माइनस 8 बराबर 64। चलिए उसी प्रकार अगर देखते हैं आप विकल्प बी को, तो ये 14 गुना 6 माइनस 8 ये भी किया हुआ है, 84 माइनस 8 बराबर 76, ये सही है। तो इसी तरह साझा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी सही। निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास। अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा उदाहरण है। बेल्ट और सड़क पहल, जिसे एक बेल्ट एक सड़क भी कहा जाता है, एक चीन आधारित परियोजना है। इस पहल के अंतर्गत पुराना रेशम मार्ग पुनः निर्मित करने की योजना है। वन बेल्ट वन रोड परियोजना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह में उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से है। तो आइए देखते हैं किस तरह संबंध में है। अगर एस से एच गया तो ये क्या है, एक विपरीत होता है, एस का विपरीत एच होता है, टी के विपरीत जी होता है, ओ के विपरीत एल होता है, और पी के विपरीत के होता है, एक दूसरे के विपरीत है। उसी तरह एल के विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए के विपरीत जेड हो जाएगा, एम के विपरीत एन होगा, अब बी के विपरीत वाई होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक इक्वेशन दिया हुआ है उसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसका सोल्व करना है, 17 गुना 2 के ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और उसके बाद हमें इसे पूरे को सोल्व करना है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा उसमें भी पहले भागा का, उसके बाद ये 37 माइनस जो भागा देने के बाद 34 से भागा देंगे 136 से, तो कितने मरतबे आएगा, 4 मरतबे आएगा। और इसे 37 माइनस 4 करेंगे तो 33 आएगा। और जो लास्ट में बचेगा 4 के क्यू है, तो 4 के क्यू 64 हो जाएगा, और माइनस वो 33 बच रहा है, तो ये निकल कर हमारे पास आ जाएगा कितना, 31। और 31 53 में से 31 घटा देंगे तो बचेगा 22, और लास्ट में 110 से 22 से भागा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण x² + kx + 9 बराबर 0 के मूल समान है तो k का अधिकतम मान क्या होगा। अगर मूल समान है तो d बराबर क्या होता है, 0 होता है, और d क्या है तो b² - 4ac है, इसे 0 कर देना है। तो k² - 4 गुना a गुना 9 बराबर 0, तो k² बराबर 36, तो k बराबर होगा ±√36, तो k बराबर जो हो जाएगा ±6, आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संख्या श्रृंखला का उस विकल्प का चयन करें जो श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आता है। चलिए 7 से 11 किस तरह लिखा गया है। अगर 7 गुना 2 14 माइनस 3 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 प्लस 3 करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर इसे 2 से गुना करके माइनस 3 करेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 14 गुना 2 28, 28 माइनस 3 बराबर 25। यानी एक बार क्या किया जा रहा है कि गुना 2 करके -3 कर दे रहा है, और दूसरी बार में सिर्फ +3 कर जा रहा है, और उसके अगले बार में +3 नहीं कर रहा है, +4 कर रहा है। इस तरह एक एक उसमें बढ़ा जा रहा है। तो लास्ट वाला में जो बढ़ेगा 55 से वो बढ़ेगा +5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 55 + 5 60। नेक्स्ट है,
मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 21 वर्ष। मुखिया या ग्राम पंचायत सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में कराया जाता है और इनके चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आता है। आइए देखते हैं। W से U गया -2, F से C गया, ये कितना है तो -3, B से W गया है तो -5 है और I से B गया है -7 है। यानी एक बार -2, -3, -5 और -7 चल के ये दूसरा टर्म है और इसमें भी सिर्फ यही करेंगे -2, -3, -5, -7 तो SZRU आएगा और SZRU में इसी तरह -2 करेंगे तो Q आएगा, Z से -3 करेंगे तो W आएगा, R से -5 करेंगे तो M आएगा, U से -7 करेंगे तो N आएगा और हमारा आंसर आ जाएगा A। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा C, बर्मा था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार का शासन भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार का और भारत का शासन 1935 अधिनियम के पूर्व तक साथ साथ चला। रंगून जो म्यांमार में मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? रंगून में है बहादुर शाह जफर का मकबरा। नेक्स्ट है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। आप इसे रखिएगा और एक सीरीज बन जाएगा तो आंसर होगा C। समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा A, अवतल और उत्तल। ऊपरी भाग जो होता है वो अवतल होता है और निचली भाग जो होता है वो उत्तल होता है। ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। द्विफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है और जरा दृष्टि दोष से ना निकट और ना दूर की वस्तु दिखाई देती है। आँख में जरा दृष्टि दोष होने के कारण समंजन क्षमता का कम हो जाना, अक्सर ऐसे दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा D, रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है। और कॉर्निया क्या है? तो प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। और आइरिस का एक काफ़ी नाम रहता है। तो कॉर्निया के ठीक पीछे का पारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन में कह रहा है कुछ FD है, कुछ जो है वो एक तरफ F, A और D, कुछ FD है और कोई AD नहीं है, कोई AD नहीं है। निष्कर्ष में क्या निकल के आ रहा है कि कुछ FA है, कुछ FA है, ये गलत है। कोई DA नहीं है, कोई DA नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ FA नहीं है, कुछ FA नहीं है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास B, निष्कर्ष सेकेंड तथा निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करते हैं। अगला है, एक 19 भुज वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 19 भुज वाले, तो विकर्णों की संख्या बराबर होता है N × N-3/2, जहाँ N भुजाओं की संख्या है और N बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ? 19 दिया हुआ। तो 19 यहाँ पर रख देते हैं। 19 × 19 - 3/2 बराबर 19 × 16/2 बराबर कितना हो जाएगा? 152। इसका सही आंसर हो जाएगा A। अगला है, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 2 श्रमिक ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो एक फार्मूला होता है जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, M1D1H1 बराबर M2D2H2 होता है। इस फार्मूला पर रख दीजिए 18 × 12 - 4 बराबर 18 - 2 × x। x दिनों की संख्या है और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो जो हमारा x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 9। आंसर हो जाएगा D। चलिए अगला रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन का। I L का पिता है, L और K M के बच्चे संतान हैं, L N का पति है, O K का पति है, P O का पुत्र है,
आई का पी से क्या संबंध है। इस तरह के आप पाई चार्ट बना सकते हैं। आई और एम का ये एक संबंध है, और इसका अगर खुद की बात करें तो एन और एल का ये संबंध है, और यहाँ से बन जाएगा क्या, के और ओ का, इसका पी का, इस तरह बनाइएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी, माँ के पिता यानी नाना। सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बम्बई में। सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को बम्बई में HMIS तलवार को 1100 नाविकों द्वारा किया गया था। कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज़ के नाविकों ने भी हड़ताल किया था। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी थी। इस विद्रोह को सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के आग्रह पर समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है फिर से ब्लड रिलेशन का। ए बी का पुत्र है, सी बी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, डी ई से विवाहित है, ई एफ की माता है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जेठ या देवर। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की। विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की। आंसर हो जाएगा बी, गुन्नार मीडल। गुन्नार मीडल ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की। अब भारत में रोलिंग योजना कब लाया गया, तो 1978 में शुरू किया गया। 1980 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद फिर से इस योजना को खारिज कर दिया गया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना का प्रदर्शन किया जाता था और इस आकलन के आधार पर अगले साल के लिए एक नई योजना बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा उसकी बेटी के पिता की पत्नी की बेटी की माँ की सास है। राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाई। आकांक्षा की बेटी के पिता की पत्नी की माँ यानी आकांक्षा की नानी राजीव की पत्नी की बेटी की माँ की सास है, यानी राजीव आकांक्षा का भाई है। तो आंसर हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में से कौन उत्तराकृति प्रश्नाकृति को पूरा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये आकृति पूरा करता है। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्युत मोटर में। किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की किस पे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पदार्थ की प्रकृति पर। धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। और अक्सर फार्मूला होता है आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 6 लड़कियां जे के एल ए बी और सी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में बैठा हो, 4 लड़कियां कोने में बैठी है। 2 लड़कियों में से प्रत्येक वर्गाकार मेज की 2 विपरीत भुजाओं के मध्य में बैठी है। एल और सी एक दूसरे के सामने बैठी है। एल ए और बी की सन्निकट पड़ोसन है। सी कोने में नहीं बैठी है। सी के सन्निकट पड़ोसी कौन सा है, ये बताना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं और इसका आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग में कोने पर या तो बी या ए होगा, यहाँ पर जे या के होगा, यहाँ पर के या जे होगा, पर ए या बी होगा। अगर देखते हैं प्रश्नानुसार यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर सी होगा। तो आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो होगा सी, जे और के। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई। मध्याह्न भोजन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकित 1 से 8 तक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता था। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, तो 1995 में किया गया था मध्याह्न भोजन। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। वर्ष 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है, अब पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। अगला है 6 व्यक्ति सुमीत, अमित, सैफ, आशुतोष, अनुभव और पीयूष एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। पीयूष के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, पीयूष के बाईं ओर। अगर यहाँ पर पीयूष है
और यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति और बैठेगा बाईं ओर, केवल एक व्यक्ति बैठा। अमीश किसी भी कोने में नहीं बैठा हुआ है। अमीश जो है वो किसी कोने में नहीं बैठा हुआ है। अमीश अनुभव सैफ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अनुभव जो है बाईं ओर बैठा है। पीयूष और आशुतोष के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आशुतोष के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो सुमित है। यहाँ पर बैठा हुआ कौन है? पीयूष है। और यहाँ पर बैठा हुआ अमीश है। और सबसे लास्ट में जो बैठा हुआ है वो सैफ है। तो आशुतोष के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? बाईं ओर। तो बैठा कौन है? यहाँ पर आशुतोष है, तो अमीश हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय क्या है? तो सबसे पहले माना कृतिका की मासिक आय कितना है? x है। और x का वो 30% घर के किराए पे खर्चा कर रहा है, यानी अब बचा कितना? 70%। कितना बचा? 70%। उसमें भी क्या कह रहा है कि 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है। अब बचता कितना है? तो 40%। 40/100 हो जाएगा। और जितना वो बचत हो रहा है वो कितने रुपया है? 6300 रुपया है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, वो हो जाएगा 22,500 रुपया। कितना आ जाएगा? 22,500। बस इसे आप सोल्व कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 22,500 सी। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि उसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई कितना होगा? तो लंबाई बराबर दिया हुआ है 3x और चौड़ाई बराबर दिया हुआ x है। और आयत की परिमाप कितना दिया हुआ है? 96 बराबर क्या होता है? 2 × 3x + x हो जाएगा। 3x + x 4x हो जाएगा, और गुना 2 तो कितना? 8x। यानी 8x बराबर हो जाएगा 96। तो x बराबर हो जाएगा 12। तो लंबाई बराबर कितना होगा? 3 × 12 36। तो पूछ रहा है लंबाई कितना होगा? 36 मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रांस साइबेरियन। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 9289 किलोमीटर। कितना? 9289 किलोमीटर। यह रेलमार्ग रूस के सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। नेक्स्ट है, यदि किसी घड़ी का मिनट की सुई दोपहर 12 बजे से दक्षिण की ओर इंगित करती है, दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित करती है, उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण का। क्योंकि अगर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो कह रहा है कि 3 बजे, तो 3 छोटी होगा, लेकिन जो बड़ी सुई होगी वो 12 पर ही रहेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना? दक्षिण दिशा में, क्योंकि इधर दक्षिण दिशा है। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हर्यक वंश का। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। कितने? 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। 55 मीटर चलता है। फिर वह एक और बाएं मोड़ लेता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। तो अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर? तो ये हो जाएगा 40 - 15 बराबर कितना हो जाएगा? 25। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 मीटर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? तभी छत से टकरा जाएगा जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिफ्ट ए त्वरण ए ग्रेटर देन जी से नीचे जा रही हो। क्या जा रही हो? ग्रेटर देन जी से नीचे जा रही हो। तो जो आदमी है वो बैठा व्यक्ति छत से टकरा जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए फार्मूला से निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है F - 32/180 बराबर C - 0/100। बस इसे आप इसे रख दीजिए। तो F - 32/180, C तो 0 है, -0/100 हो जाएगा 100F - 3200 = 0। तो F बराबर यहाँ पे निकल जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? ये डी। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के?
आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रियासतों के संघ में मिलाने में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है तथा इनमें इनका साथ बीपी मेनन ने दिया था। बीपी मेनन ने भारत की आज़ादी और पावर ट्रांसफ़र, सत्ता हस्तांतरण पर एक किताब लिखा है जिसका नाम ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया था। अगला है, दी गई आकृति में कितने घन हैं ये काउंट करके बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 12 घन है। कितने घन है? 12 घन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने दिख रहे हैं? 12 घन। नेक्स्ट है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, बी अनुपात सी बराबर 7:8 है, सी अनुपात डी बराबर 2:3 है, तो 2a अनुपात 3d बराबर है। आइए इसे सोल्व करते हैं। a बटा डी निकालना है, तो a बटा डी निकालने के लिए a बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी कर देना है। a बटा बी 3/5 दिया है, गुना 7/8 है, गुना 2/3, तो ये हो जाएगा 7/20। अब a बटा 3d बराबर एक रख देना, ए और डी के मान 2/3 गुना 7/20 बराबर 7/30 हो जाएगा 7:30। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्याओं का औसत कितनी होगी? तो चलिए 1 + 2 + 3 से लेके कितने तक है? 100 तक है। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो एक फार्मूला होता है 100 गुना 100 + 1/2। ये एनी इंटू n + 1/2 के फार्मूला पे रखें तो हमारे पास आ जाएगा 5050। लेकिन एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही विभाज्य संख्या है, तो इसमें से एक घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5049। अब कह रहा है कि संख्याओं की संख्या कितना है, तो 100 तो टोटल था लेकिन उसमें एक नहीं था तो 99 है। अब औसत पूछ रहा है तो 5049/99 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 51, 51। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 5 13 29 के बाद क्या होगा? तो ये अभाज्य संख्याओं का सीरीज है लेकिन बीच में छोड़ा हुआ है कौन कौन है। पहले जानते हैं कि कौन कौन से अभाज्य संख्या है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद क्या है 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। इस तरह अभाज्य संख्या है। 2 तो लिखा गया है और छोड़ा गया है किसे? 3 को छोड़ा गया है। उसके बाद क्या है 5 को लिखा गया है और 7 11 को छोड़ा गया है, यानी यहाँ पर 1 छोड़ा गया था, यहाँ पर 2 छोड़ा गया है। 13 को लिखा गया है और 17 19 और 23 3 गो को छोड़ा गया है। यहाँ पर 29 को लिखा गया है और इसके बाद क्या है 4 गो के छोड़ेंगे तो हमें कौन सा आएगा? 47 आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 47। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ला सिख युद्ध, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1845-46 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध में लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह व उनके वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। युद्ध के दौरान सिख बढ़ते गए और अंततः उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये जो उत्तराकृति है प्रश्नाकृति को पूरा करता है। जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी, जिंक सल्फेट बनेगा। जब कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है जिंक धातु को तो जिंक सल्फेट बनेगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को mn पर दिखाया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का महत्तम समावर्त क्या होगा? तो ऊपर वाले जो अंश है उसका महत्तम समावर्त निकालिए और नीचे वाला को लघुत्तम समावर्त LCM निकालिए और लिख दीजिए उसी तरह। तो 2, 8, 10, 32 के अगर हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे
तो हमारा हो जाएगा 2 और 3 9 27 81 के एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 81। आंसर हो जाएगा बी। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंदें डाल दी जाती है तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। थैले में कितनी लाल गेंदें थी? तब माना कि थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी थी? 15x थी और हरी गेंदों की संख्या कितना थी? 26x थी। अब प्रश्न में कह रहा है 15x/26x + 12 = 1/2 और यहाँ से हमें x को हल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 3। तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितना थी? 15 × 3 = 45। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एक कोड भाषा में लिखा हुआ है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ये सब काफ़ी आसान प्रश्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड। और इसका आंसर हो जाएगा ए, विकासशील देश का। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग विकासशील देश के संदर्भ में किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड की आधुनिक परिभाषा का उपयोग उन देशों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो गरीब या विकासशील है। जो देश थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा है उनके विशेषता आमतौर पर गरीबी का उच्च दर, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता और उच्च मृत्यु दर आदि। किसी भाषा में पेजर को MZDVO लिखा जाता है, उसी भाषा में एंगल को क्या लिखा जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए होगा। कैसे होगा? तो P से जो M गया है वो -3 है, A से Z जो किया है वो -1 है, G से D गया है -1 और वो -3 है, और E से V गया है तो क्या है? एक स्वरों के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भाषा में पेजर को MZDVO लिखा जाता है, उसी भाषा में एंगल को क्या लिखा जाएगा? तो P से M गया है तो -3 है और A से Z है, यानी स्वरों के लिए विपरीत किया गया है और व्यंजन के लिए -3 लिखा गया है। A के लिए क्या किया गया? विपरीत Z होगा, G से -3 करेंगे तो D होगा, यानी स्वरों के लिए है विपरीत और व्यंजन के लिए -3। उसी तरह एंगल को करेंगे A से तो क्या होगा? Z होगा, N में -3 करेंगे तो K होगा, G में -3 करेंगे तो D होगा, और E तो स्वर है तो इसका अपोजिट क्या होगा? V होगा, L में से -3 करेंगे तो I होगा। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। रूट अगर 16 कर देते हैं और गुना 12 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 12 = 48, ये आ जाएगा। उसी तरह रूट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 × 8 24 हो जाएगा, इसे 2 करेंगे 24 दूना 48, यहाँ पर हमारा 48 आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। गंगैकोंड चौलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड चौलपुरम का निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम है। ये चोल वंश से रिलेटेड हैं। संस्थापक जो चोल वंश के हैं वो विजय आल्या हैं। राजधानी तंजौर या तंजावुर है। नेक्स्ट है, एक कोड भाषा में अगर गेट अप नाउ को पैक्स मैक्स रैक्स के रूप में लिखा जाता है। ये कोड वाला प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 4356 का वर्गमूल क्या होगा? 4356 का, तो इसे किस तरह निकालिएगा? 4356 इस तरह लिखेगा, इसमें जोड़ा बैठाना है और पहले 6 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36, इससे करेंगे तो ये 7 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इतना 6 दूनी 12 और 7 है, यहाँ पर 5 6 डायरेक्ट उतार देंगे, यहाँ 6 में लगाए हैं। फिर से अगर इसे 6 से करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 756, ये कट जा रहा है, ये दोबारा 6 से लगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 66, सी। बाई ज्ञात करें यदि बाई + 1/3 + बाई + 2/5 = 3 हो तो। एक समीकरण दिया हुआ है और बाई का मान निकालना है। आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, कितना होगा? 15 एलसीएम होगा। यहाँ पर अगर 5 होगा तो 5 कॉमन है, बाई + 1 हो जाएगा, +3 से कटेगा तो 3 बाई + 2 हो जाएगा। जब इसे और छोटे रूप में लिखेगा तो 5 बाई + 5 + 3 बाई + 6 = 3 × 15, 15 उधर चला गया है जो बराबर में है। तो जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो 8 बाई + 11 = 45 हो गया। तो बाई बराबर हमारा आएगा 4.25, क्या आ जाएगा? 4.25। एक निश्चित कूट भाषा में यदि रोटी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को खून कहा जाता है, खून को जल कहा जाता है, जल को पनीर कहा जाता है, पनीर को टोनर कहा जाता है, तो किसका रंग लाल होता है? तो खून का रंग जो होता है वो लाल होता है,
और खून को क्या कहा जाता है, तो जल कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा के 1 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम में। 3 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा के 1-1 सदस्यों को निर्वाचित किए जाते हैं। मिजोरम में 1, नागालैंड में 1 और सिक्किम में 1। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 86 + 82 बटा 3 करेंगे तो 168 बटा 3 हो जाएगा, यानी ये 56 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 74 + 67 बटा 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47। तो इसे देखते हैं, 54 + 48 बटा 3 बराबर 102 बटा 3 बराबर कितना, 34। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 34। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, Na > Mg > Al > Si > Cl। किसी कार्बनिक यौगिक का 0.2613 ग्राम दहन करने पर इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और इतना ग्राम जल प्राप्त होते हैं। यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राओं की क्रमशः को गणना करना है। तो कार्बनिक यौगिकों को भार जो है वो दिया हुआ है 0.2613 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड की भार भी कितना 0.8844 ग्राम दिया हुआ है। जल का भार भी दिया हुआ है। तो अब कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है क्या, तो 12/44 गुना CO2 का भार बटा यौगिक का भार गुना 100। तो हो जाएगा 12/44 गुना 0.8844 बटा 0.2613 गुना 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 92.31% आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कौन, तो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन की प्रतिशत निकालना है। कितना हाइड्रोजन के निकालने के लिए 2/18 गुना H2O का भार कर देना है, अब बटा यौगिक का भार गुना 100 कर देना है। एक पासे की 2 अवस्था दी गई है, 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 4 1 होगा, 5 2 6 होगा, 4 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6, और जो बचा वो 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3 सही हो जाएगा। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 50% अधिक है। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है, यानी श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। अगर मान लिया कि दिव्या का अंक 100 होता है तो श्याम के अंक दिव्या कितना हो जाएगा, 125 है। 125 में 100 कितने % कम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा सी, 20% कम है। मेरी वर्तमान आयु का 7/9 मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 5/6 के बराबर है। 39 वर्ष पूर्व मेरी आयु उसकी आयु के दुगनी थी। मेरी वर्तमान आयु खाली स्थान वर्ष है। तो मेरी वर्तमान आयु गुना 7/9 बराबर चचेरे भाई की आयु जो है गुना 5/6 है। अगर x y से भी मान के कीजिएगा और इस तरह के फार्मूला पे रखिएगा तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा सी, 45। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। प्रोपेन, प्रोपिन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रोपिन और प्रोपाइन जो है असंतृप्त यौगिक है। हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेरोस्क्लेरोसिस। हृदय के एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में हृदय को रुधिर की आपूर्ति बंद हो जाती है। अगला है, उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो उसके रूप में सन्निहित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, तो ये डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि हैशटैग का अर्थ घटाव है, एंड का अर्थ भागा है, @ अर्थ का गुना है और भागा का अर्थ प्लस है, तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 50 होगा। सेनकोट्टा दर्रा स्थित है। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच। 2 पर्वतों के बीच आर पार जाने हेतु सक्रिय पर्वतीय मार्ग को दर्रा कहते हैं,
और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच स्थित है। कई बार पूछा जाता है थाल घाट दर्रा जो महाराष्ट्र मुंबई नासिक के मार्ग में है। भोरघाट दर्रा मुंबई एवं पुणे का, और पालघाट दर्रा पलक्कड़ और कोयम्बटूर के मध्य है पालघाट दर्रा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति में किन चिन्हों या अंकों को आपस में बदलने पर दी गई अभिव्यक्ति सही होगी, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगर आप इसे बदलिएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, और इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी बी नहीं, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। मिजोरम में मनाया जाता है अंथुरियम महोत्सव, चपचारकूट पर्व, और मणिपुर में साजिब, चोइराबो, कांग, चिंगवा आदि। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी, ये भिन्न है। किस तरह भिन्न है तो आइए देखते हैं। अगर हम टी से -2 करेंगे तो आर होगा, आर से -4 करेंगे तो एन होगा, एन से -6 करेंगे तो हमारे पास एच होगा। यानी सभी में -2, -4, -6 है। इसमें भी अगर -2, -4 और -6 करेंगे तभी अगले टर्म प्राप्त होता है। आर से -2 करेंगे तो पी होगा, पी से -4 करेंगे तो एल होगा, एल से -6 करेंगे तो एफ होगा। लेकिन WTPK में ऐसा नहीं है। W में से -3 करेंगे तो टी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरनाथ ने 1:44 बजे एक बल्ब को चालू किया और उसे उसी दिन 11:35 बजे पर बंद कर दिया। बल्ब कितने समय के लिए चालू था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? तो ए, 9 घंटे 50 मिनट 54 सेकंड के लिए। इसे सोल्व कर लीजिएगा। एक लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई के 5/9 के समान है और गोला के आयतन बराबर है। शंकु और गोला की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ये देखते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर उसकी ऊंचाई गुना 5/9, ये दिया हुआ है। यानी जो r बराबर है वो h गुना 5/9 दिया हुआ है। h बराबर होगा 9r/5। अब शंकु का आयतन बराबर गोले के आयतन को बराबर कर देना है। 1/3 पाई r² h बराबर 4/3 पाई r³। ये गोले का आयतन हो गया और एक शंकु का आयतन हो गया। अब यहाँ पर r का मान रख दीजिएगा तो जो हमारे पास एक स्मॉल r और एक बड़ा r है, इन दोनों को जब रेशियो में आएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3√60:3 आ जाएगा। तो सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नापसंद। नापसंद को छोड़कर अन्य सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। सौहार्द, आम सहमति और तालमेल। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, कर्णपल्लव। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्णपल्लव कहते हैं। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, कठोर जल। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कठोर जल कहते हैं। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अगर 7 + 2 करेंगे तो 9 होगा, और 9 + 36 + 27 करेंगे तो 72 होगा। यानी इन चारों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास बीच वाला आ जाएगा। ठीक इसे भी जोड़ते हैं तो हमें 152 आता है। तो चलिए 95 + 15 + 4 और +x करेंगे तो 123 आना चाहिए। तो x का मान जब सोल्व करेंगे तो 9 आएगा। आंसर हो जाएगा ए। अलग शब्द का चयन करें। अलग शब्द, इसका आंसर हो जाएगा सी, झालर पाटर। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट, ये तीनों जो है वे गुजरात राज्य में है, और झालर पाटन जो है वो राजस्थान में है। तो आंसर हो जाएगा सी। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। परिवहन, संचार एवं वाणिज्य तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। अलग शब्द का चयन करें। इसमें अलग शब्द, आंसर हो जाएगा बी, औरंगाबाद। सभी राजधानी है, हैदराबाद, चेन्नई या गंगटोक राजधानी है, जबकि औरंगाबाद सिर्फ शहर का है। किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन के 3 दिन का तमाशा बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं।
लाला लाजपत राय ने अपने यंग इंडिया में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। उस संख्या युग्म को चयन करें जो भिन्न है, इनमें से सबसे भिन्न है, ये करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, डी। कैसे है कि अन्य सभी जो है वो ए अनुपात ए क्यू प्लस ए के नियम को पालन करता है, जबकि ये नहीं करता है। अगला है, एक कार 4 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। कार की औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। 25 प्लस 15 बटा 4 प्लस 2, आंसर हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नहीं मीटर पर सेकंड होगा यहाँ पर, ये होगा, थोड़ा यूनिट भी ध्यान देना होगा। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 5.3/4 वर्ष के अंत में इतना हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या है? तो माना कि निवेश की गई राशि पी है, वार्षिक दर कितना है, 6% है, और समय क्या है, 23/4 वर्ष है। तो फार्मूला होता है P गुना 23 गुना 6/4 गुना 100, हमारे पास आ जाएगा 69 P/200। और निवेश बराबर P प्लस 69 P/200 बराबर कितना है, 3228 कर दीजिएगा। तो जो हमारे पास निकल के आ जाता है आंसर, वो क्या हो जाता है, डी 2400 रुपया आ जाएगा। संसद के प्राक्कलन समिति है क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए अस्थाई। संसद के प्राक्कलन समिति अस्थाई समिति है। इस समिति का गठन जो है वो कब किया गया था? तो 1950 में जॉन मथाई जो वित्त मंत्री हैं की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है, और यह स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति भी है। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो 2, 5, 9, 16, 27 खाली स्थान, उसके बाद 74। तो यहाँ 2 से 3 गया है, ये +3 किया गया है, 5 से 9 है, +4 किया गया है, 3, 4 और यहाँ +7 किया गया है, और यहाँ +11 किया गया है, और यहाँ पर कितना किया गया, अगर हम इसे +18 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 27 + 18 45 आ जाएगा। लेकिन ये किस तरह +18 किया गया ये भी देखना है। तो 3 से 4 जो है ये है कितना, 7 है, और 7 से 4 11, 11 से ये है 18, और 18 29। इस सिचुएशन से अगर चलेंगे हम तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, 45 आ जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा बी। उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। आंसर हो जाएगा सी 177। 177 को छोड़कर अन्य सभी है 11 के गुणज है, सभी 11 से भाग पड़ जाएंगे, लेकिन हमारा 177 में 11 से भाग नहीं पड़ेंगे पूरे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वह एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी 3, 1, 2, 5, 4। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो जंतु बसाएं संतृप्त होती है, किंतु इनमें दोहरे बंध वाले बसीय अम्ल होते हैं, यह सत्य नहीं है। पादप बसाओं में असंतृप्त बसीय अम्लों की बहुतायत होती है, बिल्कुल सही है। बसा जल में अघुलनशील तथा क्लोरोफॉर्म बेंजीन में घुलनशील होता है, बिल्कुल सही। बसीय अम्लों के अणुओं में क्रियाकलाप समूह CH3 तथा COOH होता है, ये सही है। अगला है, मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ए लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है, उसे मेनार्की कहलाता है। स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता है, इसे ही रजनोवृत्ति कहते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वह एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 5, 1, 2, 4, 3। निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी मजदूरों की मजदूरी। मजदूरों की मजदूरी मूल्य जो है स्थिर नहीं रहता है। मजदूरों की मजदूरी लोचदार होती है। लोचदार मांग एक आर्थिक अवधारणा को संदर्भित करती है जो बताती है कि किसी वस्तु व सेवा की मांग उसकी कीमत में उतार चढ़ाव के साथ बदलती है। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक भिन्न को 7/3 से जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, भिन्न कौन सा है? तो x + 7/3 करेंगे तो 4 होगा। यहाँ से x का हम मान निकालेंगे तो 1/2/3 होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। कौशिक ने 180 रुपये में एक खिलौना खरीदा और उसे 202.50 में बेच दिया। लाभ की दर कितना था? तो लाभ सबसे पहले निकालना है, तो लाभ हो जाएगा कितना, 180 - 200,
सॉरी लाभ हो जाएगा 202.50 माइनस 180 इक्वल टू 22.5 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा 22.5 गुना 100 बटा कितने में खरीदा गया, जितने में 180 में। तो आंसर होगा 12.5%। आंसर बी हो जाएगा। तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड हार्डिंग। तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल थे। प्रथम दिल्ली दरबार जो हुआ था वो हुआ था 1877 में। द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में और तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। आइए देखते हैं। पहले होगा मोलीग्राम, उसके बाद डेसीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, उसके बाद क्विंटल। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी स्थानीय शासन। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। निम्नलिखित शब्दों के अर्थपूर्ण क्रम को व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण तो सही होगा, सबसे पहले होगा क्या होगा तो घुटने, उसके बाद होगा कमर, उसके बाद नाभि होगा, उसके बाद टोड़ी, उसके बाद भौंगिया होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 7 के पावर 21, 7 के पावर 22, 7 के पावर 23 और 7 के पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? तो सबसे पहले 7 के पावर अगर 21 कॉमन लेते हैं हम तो हो जाएगा 1 + 7 + 7 के स्क्वायर + 7 के क्यूब। फिर 7 के पावर 21 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 7 + 49 + 343। और आगे सोल्व करेंगे तो 7 के पावर 11 गुना सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 400। 7 के पावर 11 गुना 16 गुना 25 हो जाएगा और इसे फिर 25 से भागा देंगे तो ये पूरे पूरे कट जाएगा, यानी शेषफल जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 0। आंसर डी हो जाएगा क्योंकि शेषफल के बारे में ही पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि समिता को 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम में कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम के 4 दिन और बढ़ा देने के कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता में 56 रुपया घट जाता है। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी? तो माना कि शुरुआत में 6 दिनों की बिक्री के लिए दी गई धनराशि कितना था? 100 रुपया था। एक दिन की बिक्री की राशि 1/6। तो प्रश्न से कह रहा है x बराबर जो है 1/6 माइनस 56 और 6 + 4 ये प्रश्न से कह रहा है। तो x का जो यहाँ मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10x/6 माइनस 560 और x का मान सोल्व करेंगे तो निकलेगा 840। आंसर हो जाएगा सी। या इस तरह भी बना सकते हैं कि कुल राशि बराबर क्या है x है तो 1/6 माइनस 1/10 बराबर 56, 5x माइनस 3x/30 बराबर 56, 2x बराबर 56 गुना 30। तो x बराबर हो जाएगा 56 गुना 30/2 बराबर 840। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आंसर हो जाएगा 840। अगला है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें से लुप्त संख्या क्या है वो ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे है। 7 गुना 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 15 होगा। 15 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो 31 होगा। 31 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 63 आएगा। 63 में भी 2 से गुना करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो 127 आएगा। और 127 को अगर हम 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 255। आंसर हो जाएगा सी। पराग कण किस में पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराग कोश में। पराग कण पराग कोश में पाए जाते हैं। पुष्प में नर जनन संरचना को पुंमंग कहते हैं जो कई लंबी लंबी रचनाओं से बनी होती है, इसे पुंकेसर भी कहते हैं। अगला है आरएनए में थाइमिन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी यूरेसिल पाया जाता है। दी हुई श्रृंखला में जारी रखने वाली आकृति को चयन करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का न्याग्रा या न्याग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए चित्रकूट जलप्रपात को। भारत का न्याग्रा या न्याग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है जब नदी का जल अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर किसी स्थान पर खड़े ढाल से गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। कुंचकल जलप्रपात कई बार पूछा जाता है किस नदी पे है तो बराही नदी पे कर्नाटक में।
और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पे कर्नाटक में है। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं लुप्त संख्या। अगर 86 + 72 करते हैं तो 158, यानी ये डायरेक्ट प्लस करके इक्वल किया है। और 98 + 111 = 209 है। 76 + 65 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 141। आंसर हो जाएगा सी। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, और इसका आंसर हो जाएगा सी। 1688 ईस्वी में हुआ था इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति। 1688 ईस्वी की क्रांति को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम III ब्रिटेन का शासक बना था। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या, तो पहली आकृति में अगर हम 25 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर करते हैं तो 25 कितना हो जाएगा, 625, और -25 ये 600 आ जाए। उसी तरह 27 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 27 के स्क्वायर करते हैं तो 729 - 9 बराबर हो जाएगा 720। चलिए नेक्स्ट में क्या है, तो यहाँ पर x के स्क्वायर -9 के स्क्वायर बराबर 880 होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 880 + 81, यानी x स्क्वायर बराबर 961। तो x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31। आंसर हमारा आ जाएगा ए। जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा ए, जिम्नोस्पर्म। क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म, यानी अनावृत बीजी। वे पौधे नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं, अनावृत बीजी का। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस तथा साइकस। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रुपये का मूल्यह्रास। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। रुपये की कीमत पूरी तरह उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के दरबार में आया था। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। और कब आया था, तो 1615 ईस्वी में आया था। और उन्होंने सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में भी सफल रहा था। एक समूह में से 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्यमान 18 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं को एक साथ लेकर मध्यमान 20 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का मध्यमान कितना होगा, ये निकालना होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो आंसर होगा बी, 21.25। किस तरह, तो 8 संख्याओं का मध्यमान निकालेंगे, 13 × 20 - 5 × 18/8 कर देना है, यानी 260 - 90/8, यानी 170/8, यानी 21.25 आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। रिफ्लेक्शंस किसकी पुस्तक है, तो श्री नारायण बाघुल के। और गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म पुस्तक किसके हैं, तो पीयूष बोबेले का। अब बार एंड वुमेन किसका है, डॉक्टर एम.ए. हसन का। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 लाख रुपये दिए जाती है। कितने दी जाती है, तो 25 लाख दी जाती है। और ये 1991-92 से शुरू हुआ है। 1991-92 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू किया गया है। भारत सरकार 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1961 से। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेस एवं भूपति को। लिएंडर पेस एवं महेश भूपति को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। पेस एवं भूपति टेनिस के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। केडी जादव को पॉकेट डायनेमो कहा जाता था, और पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस भी कहा जाता है, चकदा एक्सप्रेस। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। दक्षिणी पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे का भी मुख्यालय है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला भी पुकारते हैं। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि खाली स्थान भी कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लिंडाबा संधि। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि प्लिंडाबा संधि भी कहलाती है। इस संधि पर अफ्रीका महाद्वीप के 53 देशों में से 47 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अगला है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, सही जवाब हो जाएगा सी, जादव पायंग को। जादव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जायद पायंग को कहा जाता है। जायद पायंग जोरहाट असम के पर्यावरणविद व वानिकी कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 500 हेक्टेयर बंजर भूमि को जंगल में बदल दिया है। नेक्स्ट है, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र सिंह। भारत के वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडुपी रामचंद्र राव को कहा जाता है। और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम था वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। नेक्स्ट है, किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोएशिया। यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को करेंसी के रूप में अपना लिया है। नेक्स्ट है, खालिस्तान उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरल। केरल उच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2023 को मलयालम में अपने 2 हालिया निर्णय प्रकाशित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर कर्ण सिंह। 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा डी, पंकज सिंह को। लेखक नारायण बाघुल की किताब रिफ्लेक्शंस का लोकार्पण किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में रिफ्लेक्शंस नामक किताब का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, निम्नलिखित में से उन्हें किसका जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित क्रांति का। किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग मिला है? मैटी केले को। और इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु राज्य की कन्याकुमारी जिले को मैटी केले के किस्म को जीआई टैग दिया गया है। किस फिल्म में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सरदार उधम सिंह। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह ने। और बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नवी इफेक्ट को दिया गया है। बेस्ट एक्टर आलू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। अगला है, पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वाति नायक ने जीता है। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम में किया गया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया है। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना प्रारंभ की है? आंसर हो जाएगा सी, पटना। बिहार के पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना प्रारंभ किया है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एल हुलियर। इन तीनों को मिला है भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, यानी आंसर हो जाएगा डी। सोना पानी ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है सोना पानी ग्लेशियर।
ऑक्सीजनेट वाटर किसे कहा जाता है? ऑक्सीजनेट वाटर किसे कहा जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहा जाता है ऑक्सीजनेट वाटर। यह था ज्ञान बिंदु द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।